हेलो फ्रेंड्स। हम इस लेक्चर में एडिटोरियल्स का जो जिस्ट है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, जो 21 से 27 नवंबर में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे जो मुझे लगे, वो सीबीआई का एक आर्टिकल था। उसमें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, वो प्रीलिम के लिए सवाल बन सकता है, उसमें से वो एक थे। देन पीएसयू डीएस में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए था एक आर्टिकल। देन प्यूनिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर था। देन जो न्यू अरब स्प्रिंग है, वेस्ट एशिया का इशू है, उसके बारे में था। देन हायर एजुकेशन के बारे में एक था। देन रिफॉर्म इन द फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में था। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में था। और इस और एक था फॉरेन मिलिट्री के संदर्भ में था। और एक फॉरेन एजुकेशन जो एमएससी के ऊपर चल रहा है इन और एक की शेप रिकवरी है, ऐसा मानना है राइटर का, उसके बारे संदर्भ में है। उसके अपोजिट का मानना है कि ये वी शेप इकोनॉमी है करके। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिसेंट डाटा जो पब्लिश हुआ है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सीबीआई का जो सीबीआई का जो है तो वो फैक्ट बेस्ड है। सीबीआई को एक याद कीजिए, सीबीआई नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही कॉजेज जुडिशली भी। और तो वो ये आती है नॉट स्टैचूटरी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये स्टैचूटरी नहीं है। ये जो राइट्स लेती है, दे आर राइट्स डिराइव फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश्ड एक्ट के अंदर से ये लेती है 1946 का। ओके फ्रेंड्स। देन और ये जो स्टेट से परमिशन से अलाउ, स्टेट ने अलाउ करने के बाद ही वो इंटरव्यू करती है। अगर स्टेट में बैन कर दिया है तो स्टेट में अगर मनाही की तो वो नहीं आती है, फिर स्टेट में इंटरव्यू नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो स्पेशल पर्पज़ रहा तो उस बारे में करती है। देन अगर स्टेट ने पहले परमिशन दे रही हो तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली, अगर कोई करप्शन वगैरह केस रहा तो सेंट्रल के कहने के बाद वो डायरेक्ट ही स्टेट के पॉलिटिक्स में वगैरह, जैसे स्टेट के पॉलिटिक्स में ही कह लो या क्राइम्स में, अन्य कोई भी करप्शन का वगैरह केस रहा तो उसमें इंटरव्यू कर लेती है, जैसा हाई प्रोफाइल वगैरह केस रहा तो। बट अगर स्टेट में ने अगर बैन किया हो तो उसके बाद नहीं आ सकती है वो। ठीक है, तो ये जो है उसमें बारे में प्री में वो सवाल क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे ये आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है, ये बात याद रखिए, नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद जैसा और एक है एनआईए भी नहीं आती है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड जो है ना एनआईए का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वो भी आरटीए के अंदर नहीं आता। बट वो तो ठीक है, बट सीबीआई भी नहीं आता, तो ठीक है भी फैक्ट है वो, तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स। देन सेकंड आर्टिकल है पीएसयू के डी इन्वेस्टमेंट के बारे में था। हाल ही में हम सब जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट लेवल की मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। उसमें फैसला लिया कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किए करेंगे करके। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में जो गवर्नमेंट का शेयर है उनमें से 50% से भी ज़्यादा शेयर बेच देती है और गवर्नमेंट के पास बहुत कम शेयर बचते हैं, अभी नहीं बचते, उसे स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अभी गवर्नमेंट 5 कंपनी का स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। सो पहला है बीपीसीएल की 53% और पूरे हिस्सेदारी बेच डालने वाली है, जो 53% है। देन शिपिंग कारपोरेशन, इसकी भी 60% स्टेक है, वो भी बेच डालने वाली है। देन तेहरी हाइड्रोजन है, उसका 74% स्टेक है, वो बेच डालने वाली है। देन एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, कंटिन्यू कोऑपरेटिव सॉरी कंटिन्यू कोऑपरेशन सेक्टर है, तो उसका 50% है स्टेक, तो वो उसमें से 30% ही बेचने वाली है। ठीक है, देन 30% बेचेंगी तो वैसे भी वो कम ही हो जाएगा ना फिर। देन फिफ्थ और एक है जो 100% ही बेच डालेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है, उसका उसको 100% ही बेच डालने वाली है। तो क्वेश्चन राइज करना होता है फ्रेंड्स कि ये बराबर है या नहीं, तो इसकी मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो अब पक्ष में और विपक्ष में जो पॉइंट्स है वो देखते हैं।
ठीक है, पक्ष में कैसे आ जाएगा कि जैसा पीएसयू है तो पीएसयू में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरव्यून होता है जिसके कारण फिर वो ऑटोनोमस तरीके से काम नहीं कर पाती ना, तो और अच्छा बेस्ट भी नहीं दे पाती वो उस कारण से। तो एक पहला कारण हो गया। और जैसे आप कंपेयर करो ना, बीएसएनएल को कंपेयर करो और रिलायंस को कंपेयर करो, हाउ द डिफरेंस बिटवीन टू कंपनीज ना। तो दूसरा एलपीजी रिफॉर्म्स आए उसके बाद 1990 से एक हमारे देश में जब रिफॉर्म आए उसके बाद इंडिया की कंपनी ने मतलब जो काम करना है ना वो देखो कैसा मतलब चेंज हो गया ना उनका मैनर। तो ये भी कारण है। और वैसे भी फ्रेंड्स जो ये धंधा वगैरह करना एक गवर्नमेंट का थोड़ी का ना काम है ना। जैसे राइटर का पर्पज़ है इस आर्टिकल में, जो राइटर्स की पर्सपेक्टिव जो पॉइंट्स दिए वही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे मर्जी का कुछ नहीं है। तो इस राइटर ने यहाँ पे कहा था कि जो बिजनेस वगैरह करना है तो गवर्नमेंट का काम नहीं है ना। गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ गवर्न करना है, बिजनेस रेगुलेट करना नहीं है ना। ठीक है। देन पीएससी जो पीएसयू होता है वो मिस यूटिलाइजेशन भी होता है ना कई बार, जैसे ओवर स्टॉपिंग भी कर लेता है तो जॉब अच्छी दिलाने के लिए वगैरह, है ना। तो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, पक्ष हो गया। देन विपक्ष के बारे में देखते हैं। तो जिस इसके बारे में गलत क्या चीज़ है ना फ्रेंड्स कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर और का फोकस ऐसा कंसेप्ट नहीं रहता है उनका। ठीक है। देन फिजिकल डिफिसिट फुलफिल करने के लिए ये स्टेप उठाना कितना बराबर होगा ना, ये भी सोचने की बात है। ठीक है। देन डिसइन्वेस्टमेंट सरकार जल्दबाजी में कर लेती है, तो फिर जल्दबाजी करने के कारण गवर्नमेंट को जो उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए वो भी हाथ से चला जाता है। और फ्रेंड्स फिजिकल डिफिसिट के बारे में देखो, फिजिकल डिफिसिट कम करने के लिए अगर देखो कि जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ही को हम सोचे कि अंदर अंडे होंगे तो एक साथ ही मुर्गी को मारकर अंडे निकाल लेते हैं। तो ऐसे पीएसयू के साथ नहीं कर सकते ना। तो वन शूज नॉट फिट फॉर ऑल, ऐसा अप्रोच फ्रेंड्स। तो और एक लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया था कि पीएसयू है वो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आप ही उस पीएससी को खरीद लो, मतलब पीएससी के द्वारा ही पीएससी को खरीद लिया जाता है फ्रेंड्स। ऐसा पॉइंट्स दिए थे, जैसे बैलेंस आंसर के लिए दोनों पॉइंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने दोनों पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास किया। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट क्या है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है करके। देन एक नेक्स्ट आर्टिकल आया था गौतम भाटिया जी का, अब लॉ अगेंस्ट प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अभी ये यहाँ पे बहुत जनों को अड़चन आई होंगी कि प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब काम न होने के कारण भी जैसा उस इंसान का बेसिक इंडिविजुअल राइट हार्म किया जाता है और उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है ना, बेसिक राइट को वगैरह काम न करने के कारण अगर नुकसान करता हो तो उसको प्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो इसके अंदर बेगिंग लॉ के बारे में दिया है। ठीक है, बेगिंग मतलब जो भीख मांगते हैं ना उसके बारे में। ठीक है, जो बॉम्बे बेगिंग एक्ट है 1958 का वो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिमिनलाइज था, जो भीख मांगना क्रिमिनलाइज था, उसे अभी कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स डिसक्रिमिनलाइज किया गया था। ठीक है, मतलब ये तो खुशी की बात है ना, किसी भीख मांगने को एक्ट को डिसक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है ना, क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस में था तो उसको डिसक्रिमिनलाइज्ड कर दिया। तो अभी तो क्रिमिनलाइज ये तो अपने काम का तो ठीक है, मतलब एक पर्सपेक्टिव से मतलब वैलिड आंसर लिखने के लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में के भी बाजू को देखना चाहिए, जिससे आर्टिकल जैसे राइटर ने दिया है। ठीक है, तो सही है या गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में इसका ब्रीफ लिख सकते हो फ्रेंड्स, तो मुझे भी मोटिवेट करेगा। देखो फ्रेंड्स, जैसा अगर सही क्यों कहा जा सकता है कि अगर इसको डिस्क्रिमिनलाइज्ड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
ये सिंडिकेटेड जो क्राइम है उसको भी प्रमोट करता है। सिंडिकेटेड क्राइम मतलब उनकी चेन हो जाती है फ्रेंड, जो भीख वगैरह मांगते हैं ना उसको चेन हो जाती है, तो उनकी चेन को टैकल भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। देन जो वायलेंस एंड क्राइम्स है, वायलेंस एंड क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ड्रग सप्लाई के कारण बढ़ते हैं, तो उसके कारण वो डिस्क्रिमिनलाइज करना ज़रूरी हो गया था। देन टूरिस्ट को इतना ज़्यादा हरास होते हैं ना कभी कभी फ्रेंड्स, कि जब तक कुछ दो नहीं ना तब तक वो पीछा नहीं छोड़ते कहीं कहीं के। तो फ्रेंड हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना कि मतलब इंडिया का टूरिस्ट सेक्टर कैसे बूस्ट होगा, अगर वो तो बाहर की छवि, देश की छवि खराब हो जाएंगी ना फिर, इसलिए उसे डिस्क्रिमिनलाइज भी करने की ज़रूरत थी। देन दूसरा एक था, उसके पास लैक ऑफ स्किल भी चली जाती थी फिर, क्योंकि ऐसा ही मतलब चलता रहता था कार्यक्रम। तो विपक्ष में देखते हैं जो गलत विपक्ष में जो चीज़ें दी है देखते हैं, तो ये तो ह्यूमन डिग्निटी के अपोज्ड हो गया ना, मतलब आप किसी आदमी को कैसे रोक सकते हो कि वो भीख मांगता है। और दूसरी बात तो ऐसे है कि वो भीख मांग रहा है ना, तो आगने वाले इंसान की गलती मतलब मर्जी ना, सॉरी आई मीन मतलब उस आगे वाले बंदे की मर्जी ना कि वो दे या ना दे, हु आर यू टू अपोज दैट ना, है कि नहीं। क्योंकि पहले ही उसकी हालत गरीबी है, तो लाइफ टू राइट के अगेंस्ट भी हो गया ना फ्रेंड, ये है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये गलत है, और ये कॉलोनियल ईरा से चलता हुआ लॉज था, और गरीब तो मजबूर है ना बेचारा, है कि नहीं। उसको तो खुशी तो नहीं है ना कि भीख मांग के खाए करके, बट कहीं कहीं तो चेंज हो सकती है, इसलिए वो सही में लिखी है और इसे गलत में लिखी है। मतलब आपके पास दोनों वैलिड प्रूफ होने चाहिए, मतलब एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, बैलेंस आंसर लिखने के लिए। और ये तो गलत इसलिए भी है क्योंकि डीपीएस की भी अगेंस्ट है ना ये, है कि नहीं। दैट्स वाई ये गलत है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिस्क्रिमिनलाइज करना एक अच्छी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ध्यान रखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। पर ऐसा आप कैटेगराइज करो क्योंकि मेंस में बहुत कम समय मिलता है, तो आपके पहले ही इशू के ऊपर मतलब पहले ही आपके आंसर रेडी रहेगी कुछ टॉपिक के ऊपर, तो आपको बाद में और 1.5 पेज लिखना वैसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट एक आंसर आपके रेडी रहे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अरब स्प्रिंग के ऊपर था, मैंने पहले बोला था वैसे। देखो वो कुछ दिन पहले, कुछ दिन से ही लेबनान लेबनान एंड इराक में सरकार के अगेंस्ट एक अच्छा सा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा। और वेस्टर्न मतलब उस साइड में है ना फ्रेंड्स, जो वो लेबनान और इराक वाला जो एरिया है, वेस्टर्न एशिया जिसे कहते हैं, तो उसमें पहली बार ऐसा देखा गया है कि जनता मतलब परेशान हो गई है, ठीक है, बट उन्होंने अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह किया है, बट ऐसा पहली बार वहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, मतलब भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग मिलकर एक साथ आकर प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब एक यूनिटी की बात सामने आती है फ्रेंड्स। और सोसाइटी किस तरह चेंज हो रही है, मतलब है कि नहीं, ये भी नज़रिया सामने आता है। और जनता का कहना है कि फॉर इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करते हैं करके, जैसे देखो ईरान में यूएसए का इंटरव्यू तो होता ही है, आप सब जानते हो। देन इराक में भी ईरान का इंटरव्यू होता ही है। देन लेबनान में भी ईरान का इंटरव्यू होता है, तो इससे नुकसान किसका है, तो आगे जाके ईरान का ही नुकसान हो सकता है। बट ईरान बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करता है यहाँ पे। मगर अगर ये प्रोटेस्ट सफल हो जाता है फ्रेंड, सक्सेस हो जाता है, तो एक अच्छी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी और एक अच्छा मॉडल सा, मतलब डेमोक्रेसी का अगर मॉडल हो तो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा कि मतलब किस तरह ने लोगों ने अपनी हक की लड़ाई लड़कर मतलब एक अच्छा अनुशासन प्रिय शासन इस्टेब्लिश किया ना। अगर समझो, अगर ये सब सिस्टम मतलब टूट गया तो मतलब बहुत बड़ी समस्या आ जाएंगे ना फ्रेंड। तो जो पहले ओरिजिनल सिस्टम है वो तो चला ही जाएगा, और उसके बाद मतलब कितना बड़ा कैओस हो जाएगा ना वहाँ पे, तो इंस्टेबिलिटी भी हो जाएंगी, वायलेंस भी हो सकता है फिर, है कि नहीं। मतलब ये दोनों साइड आपको ध्यान रखनी चाहिए फिर, है कि नहीं। तो बैलेंस बना के रखो। आंसर तो मतलब ये तो मोहम्मद अयूब जी का आर्टिकल था। देन हायर एजुकेशन तो देखो हायर एजुकेशन ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता ही है। हायर एजुकेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये देश की न्यू है ना। ये जैसा ये अगर इसका हेल्थ एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का हेल्थ अच्छा रहा तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग मतलब ट्री बहुत बढ़ सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पावर्टी एलिवेशन में भी जो इसके फल लगते हैं, वो ये फल पावर्टी एलिवेशन में भी
पॉवर्टी एलिवेशन करने के बहुत काम आते हैं। देन ये फ्यूचर वेलफेयर स्टेट बनाने में के बहुत काम आता है। देन जो इंडिया का नहीं वर्ल्ड का SDG 4 है, वो 4 को भी टारगेट करने के लिए जो गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, वो टैकल करने के लिए काम आता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मतलब जो सरकार सब्सिडी देती है वो बंद कर देना चाहिए या कंटिन्यू कर देना चाहिए। इसके बारे में इसके हायर एजुकेशन के सिस्टम के जो आर्टिकल था, उस आर्टिकल के अंदर उसी के बारे में जानकारी थी फ्रेंड। तो राइटर ने ऐसा उस वहाँ पे लिखा है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है तो इंडिया में क्यों नहीं भला, तो इसे डिस्करिटिव करने के की नीड है क्या फिर, तो इसके लिए वैलिड आर्गूमेंट तो ऐसे कम दिए हैं। तो बट फिर भी देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे इन्होंने 5 आर्गूमेंट दिए थे राइटर ने पूरे आर्टिकल में। फर्स्ट दिया था कि यूनिवर्सिटी में हायर सब्सिडी देने में अमीरों को ही फ़ायदा होता है और गरीबों को वैसा कितना फ़ायदा होता है ना, है कि नहीं। तो वहाँ पे फीस लेनी चाहिए। और सेकंड में कहा था उन्होंने कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी है वो रैशनलाइज कर देना चाहिए, ताकि गरीब से पैसे ना ले सके और अमीर से जो पैसे देने की कैपेबिलिटी रखता हो उससे पैसे ले ले। तो मतलब गवर्नमेंट के पास और मतलब यूनिवर्सिटी के पास एक तो पैसा आ जाएगा, और पैसा आने से ऑटोनॉमस भी आ जाएगा। ऑटोनॉमस और अच्छी तरह से वेल अगर फंड रहा तो यूनिवर्सिटी मल्टीपल इस्टेब्लिश भी कर ब्रांचेस इस्टेब्लिश भी करते हैं और अच्छा बेनिफिट रहता है ना फ्रेंड, क्योंकि पैसा कहाँ से लाए ना फिर, है ना। और जो देने की काबिलियत रखता है तो उसने देना चाहिए ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें भी समझना चाहिए कि मतलब सब फ्री में कैसा मिले ना, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट भी पैसा कहाँ से लाए, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फीस तो कुछ तो फीस लेना ही चाहिए मतलब। और एक आखिरी थर्ड हो गया ना फ्रेंड, फोर्थ ऑटोनॉमस तरीके से ये था, ठीक है, ऑटोनॉमस तरीके से। और फिफ्थ वाला उसने कहा था कि देखो कि जो बच्चा IIT IIM से पास आउट होकर निकलता है तो बड़ा पैकेज लेता है, बड़ी नौकरी लगते हैं। कुछ IIT IIMs के IAS भी होते हैं, IPS भी होते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक भी होते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने आर्टिकल ने कहा था कि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनिवर्सिटी के प्रति। वो पास आउट हुए, उनको यूनिवर्सिटी ने सब कुछ दिया है, तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है कि अगर वो अभी फॉरेन में सेटल हो गए तो इंडिया में आना ही कम कर देते हैं फिर, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना फ्रेंड्स। तो ऐसा आर्टिकल में राइटर ने कहा था कि हायर एजुकेशन के संदर्भ में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देन रिफॉर्मिंग फर्टिलाइजर सेक्टर। इस फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में 2 आर्टिकल थे फ्रेंड्स। एक तो फर्टिलाइजर के बारे में था, फर्टिलाइजर को कैसा कैसा करना चाहिए, और दूसरा एक ड्रिप इरिगेशन के ऊपर था फ्रेंड्स। तो हम दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब ठीक है। देखो बस चलते हैं, मैं अपन सेपरेट सेपरेट देखते हैं, जैसा मुझे अच्छा लगे तो मैं देखता हूँ, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं फर्टिलाइजर्स के टाइप्स। फर्टिलाइजर आमतौर पर तो जो महत्वपूर्ण होते हैं, देखो 2 टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, उसमें आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। जो सेकेंडरी होता है उसमें आते हैं बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन एंड जिंक, ठीक है। जो इस सब में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो सबके मतलब सब मतलब उसके बिना कुछ नहीं मतलब, है ना। तो वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो इनका रेशियो होना चाहिए 4:1, 4:1। अगर ये रेशियो रहता है तो बेस्ट रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र को रिफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है कि क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि गवर्नमेंट यूरिया को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी का स्ट्रक्चर भी देखना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जो जिसे सब्सिडी देती है तो सब्सिडी, ठीक है,
सब्सिडी गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट जिसे सब्सिडी देती है, तो यहाँ पे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट सरकार जो है इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस कारण एमआरपी जो होती है इसकी फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है एमआरपी। बट यहाँ पे जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है एंड मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, डीएपी एंड एमएपी, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, उनकी उन्हें सब्सिडी तो फिक्स है। बट जो एमआरपी है ना फ्रेंड्स, वो एमआरपी फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए जो स्कीम है वो से जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देते हैं ना फ्रेंड्स, तो उन्हें रेगुलेट अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ऐसा रिफॉर्म लाकर अच्छी तरह से जो फार्मर्स के वेलफेयर के हित में हो, क्योंकि फार्मर्स को तो नहीं समझ में आता ना कि क्या उसके लिए यूज़फुल है क्या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पे जो ये सब्सिडी, ये यहाँ पे भी जैसा क्या है, ये डायमोनियम फॉस्फेट एंड मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोअमोनियम को जो सब्सिडी देती है, बट यहाँ पे जो वो सब्सिडी फिक्स है, यहाँ पे मतलब कुछ सब्सिडी देंगे। सब्सिडी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखो फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये की कोई चीज़ हो, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है उतना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी कीमत 600 रुपये रखेंगी, ठीक है, इसकी कीमत 600 रुपये रखेंगे, और हम इन्हें 600 रुपये देंगे, और गवर्नमेंट इन्हें ऊपर के 400 रुपये देंगे। हमें तो भुगतना पड़ा 400 रुपये का, बट गवर्नमेंट इन्हें 400 रुपये देंगी, और हमें 400 रुपये का इजाफा पड़ा, मतलब हमारे पैसे बचे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, बट जो जितना स्टेबिलिटी है एमआरपी की वो नहीं रहेगी, ये एमआरपी फिक्स नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र का इशू है ना फ्रेंड्स, को क्या होता है कि अभी ये तो गवर्नमेंट तो सब्सिडी देती है, तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसके कारण क्या होता है, क्योंकि यूरिया के ऊपर तो ऐसा बाइंडेशन नहीं है ना कि आप इतना ही यूरिया लेके जाओ, मतलब इससे ज़्यादा आप यूरिया लेके जा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है ना। उसके कारण क्या होता है फ्रेंड, उसका ब्लैक मार्केट हो जाता है फ्री, उसका ब्लैक मार्केट में ट्रांसफर होता है। तो नो डिनियल पॉलिसी है ना वहाँ पे, नो डिनियल पॉलिसी है। देन उसका इस्तेमाल प्लाईवुड बोराड मेकर में भी होता है। देन प्राइवेट सोर्स ऑफ फीड, एनिमल फीड, मैग्नेटिज्म मैनेजमेंट के लिए भी होता है। देन वहाँ पे से स्मगल भी होता है, कहाँ पे, तो नेपाल बॉर्डर पे, देन बांग्लादेश बॉर्डर पे, क्योंकि इंडिया में तो सस्ता है ना, तो फिर वहाँ से क्रॉस बॉर्डर भी होता है फिर वो, ठीक है। तो हमें इसलिए रिफॉर्म समझने की ज़रूरत है। क्यों रिफॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना फ्रेंड्स। जैसे अगर ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन की जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूरिया डाला जाए, तो अगर बारिश आती है तो हम जानते हैं बारिश आने के बाद जो इरोजन होता है, इरोजन के कारण से ये यूरिया भी साथ में चला जाएगा, और उसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे घातक बीमारी का सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो ब्लड में ऑक्सीजन का जो ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो नहीं रहता है फ्रेंड, फिर ठीक है ना। इसलिए सरकार को इससे फिजिकल डिफिसिट और फिजिकल हेल्थ भी है वो भी गड़बड़ा सकता है, हम जानते हैं कैसी परिस्थिति अभी है। तो इस कारण से नाइट्रोजन को और बाकी के जो फर्टिलाइजर्स है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आगे का देखते हैं, वो बाद में ही देखेंगे, वो जो इरिगेशन का वगैरह आर्टिकल है वो आज में देखेंगे, सीरियल वाइज चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको भी अच्छी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, आप इतना देखोगे तो आपको मतलब आसानी से रिवाइज हो जाएगा। हम जानते हैं कि बाकी के चैनल पे मतलब डेली का 30-30 मिनट्स का है, और आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी कि मतलब कौन सा यूपीएससी का है नहीं है। एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज मैं आपको जितना मुझसे बन सकता है उतना बेस्ट मटेरियल कंटेंट पहुँचाने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये इनफॉर्मल वर्कर के बारे में अब तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब होता क्या है ना, मतलब एग्जैक्टली इन्फॉर्मर मतलब होता क्या है, तो ये जानते हैं। इन्फॉर्मर मतलब क्यों क्या, कि जो डायरेक्ट टैक्स तो पे नहीं करते भाई, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते, और उनको गवर्नमेंट्स भी
डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती है, उनकी सिक्योरिटी को भी मॉनिटर नहीं करती है, ठीक है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी, तो कीवर्ड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, जैसे प्रोविडेंट फंड, लोन, गारंटी एंड ऑल फैसिलिटीज जो मिलते हैं, जो बाकी के फॉर्मल वर्कर को वो नहीं मिलती, ठीक है ना। वाइट कॉलर जॉब वगैरह, ठीक है, तो वो नहीं मिलती। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वर्कर्स है ना, वो जीएसटी की मार अधिक पड़ती है ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे ज़्यादा मार कब पड़ी, पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है, पहले तो मार्केट में से नोटा ख़त्म हो गए, देन उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्केट में रुपया आए और थोड़ा थोड़ा ये चलने लगे इनफॉर्मल सेक्टर, तो जीएसटी लगी, ठीक है। जीएसटी से थोड़े संवरते न संवरते तो कोविड आ गया, तो मतलब इससे तो पूरा क्रश हो गया ना ये प्राइमरी सेक्टर वगैरह, तो कहाँ जाए बेचारे वो लोग, ठीक है नहीं। तो राइटर का कहना यही था इसमें कि मतलब वो सिस्टम पूरा चरमरा गया है, मतलब ठीक है। बट ऐसा नहीं ना कि इकोनॉमी में प्राइमरी फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, ठीक है नहीं। इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा है, बट ये अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में गुंज रहा है फ्रेंड्स। देन देखते हैं आगे क्या कहा है राइटर ने। हम जानते हैं कि लॉकडाउन में सबसे बुरे हाल हमने इसके देखे हैं, जैसा सीएसटी में जो वायरल हुए फोटोज़ वगैरह तो हम जानते हैं। देन दो जो जो एग्रीकल्चर्स में है फ्रेंड्स, अभी 2021 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनफॉर्मल है ना, तो उनका जो नुकसान हो गया वो 1.6% हुआ है, और जो एग्रीकल्चर जो लोग थे उनका 0.14% 4% नुकसान हुआ है। तो हम मेजोरिटी तौर पर ध्यान रख सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का कितना बड़ा नुकसान हो गया ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। और देश की इकोनॉमी की ये न्यू भी है ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। और दूसरी हमें जानने की ज़रूरत है कि सरकार के पास रियल टाइम मतलब इंडिकेटर भी तो नहीं है ना, उसको मॉनिटर कैसे करे, जॉब को मॉनिटर कैसे करे। और जो 50% वर्कर है देश की जीडीपी में काम करते हैं फ्रेंड्स, मतलब है कि नहीं, वो बहुत की रोल प्ले करते हैं ना फ्रेंड्स। गवर्नमेंट कहती है कि हमने ई श्रम पोर्टल वगैरह बनाया है ताकि हम जिससे हम इस इशू को टैकल कर सकते हैं। बट राइटर कहते हैं फ्रेंड्स कि डाटा कलेक्शन करने से ही, मतलब डाटा कलेक्शन करने से ही सभी परेशानियों का समाधान नहीं निकलता ना। डाटा कलेक्शन से क्या होगा, जब सब डाटा कलेक्शन से उतना तो कुछ नहीं होगा ना, तो मतलब उससे वाह वाह करने से अच्छा आपको सोशल सिक्योरिटी मतलब में काम करने की ज़रूरत है, सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। उससे ही मतलब वेलफेयर स्टेट अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब है कि नहीं। और नहीं तो डाटा डिजिटलाइज करने का, डाटा कलेक्ट करने का क्या मतलब बनता है ना फ्रेंड्स। और एक बात और है कि मतलब और एक आर्गुमेंट यहाँ देते हैं, ठीक है आपने ई श्रम पोर्टल तो बनाया, बट ई श्रम पोर्टल में सबसे बड़ा ज़्यादा मतलब 90% लोग तो वो है कि जो 10,000 महीना भी नहीं कमा सकते, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो मतलब पॉलिसी, तो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी इन्फॉर्मल सेक्टर को इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है और उन्हें अच्छी तरह से टैकल करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये तो अभी जो जिनकी हालत खस्ता हो गई वो तेल भी नहीं खरीद सकते हैं, तो इकोनॉमी पे वो बर्डन हो गया ना फ्रेंड्स। तो आगे जाकर पावर्टी और हंगर और न जाने कितनी कितनी समस्याओं का सामना फिर करना पड़ सकता है। इससे अच्छा उन समस्याओं को सामने जाए, उससे अच्छा तो हमें अच्छी तरह से टैकल करने की, पॉलिसी फ्रेमवर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। बस इतना ही उन्होंने कहा था। दैनिक सी राजा मोहन का आर्टिकल था, वो सी राजा मोहन के इनके आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मतलब मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इंटरनेशनल लेवल का जो आर्टिकल रहता है तो सी राजा मोहन से ही आपने पढ़ना चाहिए, मतलब ठीक है।
हम जानते हैं चाइना की पॉलिसी। अभी चाइना क्या कर रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है दूसरे को, या वहाँ पे सी पोर्ट पे अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश कर रहा है ताकि वो आने वाले फ्यूचर में जैसा मोनोपोली वगैरह की सिस्टम इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यूएई और में चाइना ने अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। चुपके चुपके वो अपने अबू धाबी में पोर्ट पर अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिश कर रहा था। वही यूएसए को नज़र में आया तो यूएसए बोल रहा था कि आप ऐसा कैसे कर दे सकते, वी आर फ्रेंड ना, और चाइना इज़ एनिमी कंट्री, सो तो आप ऐसा कैसा करने दे सकते हो। तो चाइना ने यूएनई ने चाइना को फटकारा कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो चाइना मानकर चली गई बेचारी। सो बट हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कंबोडिया यहाँ पर प्रेशर नहीं बना पाई थी। और अभी फ़िलहाल जो मिलिट्री सेटअप है जो यहाँ पे किया है चाइना ने, वो डिजिबुती और कंबोडिया है। डिजिबुटी हम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला डिजिबुटी है। देन ये कंबोडिया, और हमने जो ट्रिक याद की थी MVT FBMSA वाली, जो ईस्टर्न नेशन है या कि लोकिस्ट पॉलिसी वाला। ठीक है, चाइना प्रयास कर रहा है कि वो नेवल डोमिनेंसी पावर में अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सके, इसलिए वो नामीबिया और सेचल्स और यूएई जैसे अन्य जगह पर नेवल पावर पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देन फार्मर की MSP, फार्मर एजुटेशंस वगैरह। तो इस आर्टिकल में एजुटेशन के बारे में तो नहीं कहा गया था, बट माइक्रो इरिगेशन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, जैसा इंडिया में पानी की कमी और स्कार्सिटी जो चल रही है ना फ्रेंड। देखो यहाँ पे इस आर्टिकल में सबसे बड़ी बात तो माइक्रो इरिगेशन की थी। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन के बारे में, इंडिया में जो पानी है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा लगता है एग्रीकल्चर को। ठीक है ना, तभी एग्रीकल्चर बढ़िया से डेवलप होता है फ्रेंड्स। और ऐसा कहा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इफ़िशेंट तरीका यूज़ करना चाहिए, मतलब ये बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। इसके लिए काफ़ी सारे स्टेप्स भी है, जैसे माइक्रो इरिगेशन वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उस नई नई टेक्नोलॉजी का इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन जैसे ऐसे है, उसे यूज करना चाहिए, जिससे सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा मदद होती है। ठीक है, 2011 के बाद से ही इंडिया जो है जो कंट्रीज़ में गया है, डिफिशिएंट कंट्रीज़ की कैटेगरी में गया है, ये जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी बहुत मतलब स्ट्रेस रहता है, उस लेवल पर गया है इंडिया की हालत। तो हमें अच्छी तरह से नीट की ज़रूरत है और उसे अच्छे तरीके से टैकल करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। उन्होंने ऐसा ही कहा था इस आर्टिकल में, उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं लगे, मतलब जो फैक्ट वगैरह है वो तो ठीक है, हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी समझने की ज़रूरत है। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको एक मतलब जिस्ट मिले इसका, मतलब आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, आप होशियार हो तो, बट कर्सरी लुक पर आपको एक रिवाइज हो जाए कि वीकली वीकली मतलब आधे आधे घंटे में, है कि नहीं फ्रेंड्स। अभी ये इकोनॉमी का कंसेप्ट बेस्ड है। देखो, जो इकोनॉमी जो रिकवरी करती है, रिकवरी ऑफ इकोनॉमी होती है, वो कौन से होते हैं, V शेप्ड, Z शेप्ड, L शेप्ड, देन U शेप्ड, W शेप्ड एंड K शेप्ड। देखो V शेप्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये ऐसे देखो इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये कुछ टाइम के बाद, ठीक है, इकोनॉमी तो स्लो डाउन आती है। ठीक है, ऐसी स्लो हो रही है, देन ऊपर से फिर राइज कर रही है। इस आर्टिकल में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वी शेप इकोनॉमी है, जो पहले तो पैंडेमिक की वजह से गिर गई थी, बट नाउ बहुत अच्छे से बढ़ रही है और आगे जाके पिक करने वाली है अभी। ठीक है, जेड शेप इकोनॉमी है। जेड शेप इकोनॉमी में के अकॉर्डिंग जो कुछ सेक्टर है, वो कुछ सेक्टर तो गिरेगी ही, जैसे आपने कह लिया कि अभी लॉकडाउन लग गया है तो टॉकीज़ वगैरह बंद हो गए, तो टॉकीज़ वगैरह बंद होने के कारण आपने नेटफ्लिक्स एंड अन्य किसी का सब्सक्राइबर ले लिया, तो आपने भी सेटर
फिल्म सेंटर वगैरह जाना, टॉकीज़ में वगैरह जाना बंद कर दिया। लॉकडाउन खुला मगर आप जा ही नहीं रहे हो वहाँ पे। आपने कह लिया नहीं भाई मैंने ये सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है, अभी मैं यहीं पे रहूँगा। और वहाँ से जेड सेक्टर मतलब यहाँ पे तो कंप्लीट शटडाउन हो गया ना, मतलब ये अभी है कि नहीं। तो वहाँ पे कंप्लीट नुकसान हो गया और दूसरी तरीके से ही इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। उसे कहा गया है जेड शेप इकोनॉमी। एल शेप में क्या कि एक तो ऐसे नीचे आई इकोनॉमी, देन उसके बाद एक सेक्टर खत्म होके दूसरे सेक्टर से जाने लगी है। डब्ल्यू शेप में क्या होता है, जैसे अभी का है, पहले इकोनॉमी लॉकडाउन में डाउन हो गई थी इकोनॉमी, देन आगे और पिकअप हो गई, देन दूसरे लॉकडाउन के समय और नीचे आ गई और अभी और ऊपर चल रही है, ठीक है। देन के शेप रिकवरी क्या है, के शेप रिकवरी एक पहले की तरह ही वैसा ही एक एग्जांपल है। जैसे कुछ सेक्टर तो ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, देन नए सेक्टर जो डेवलप हो गए हैं वो अच्छी तरह से वेल करके लेके जा रहे हैं। दैट्स अ के शेप रिकवरी, ठीक है फ्रेंड्स। के शेप रिकवरी राइटर का कहना ये है कि हमारे यहाँ पे जो रिकवरी है वो के शेप के अकॉर्डिंग हो रही है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई ये वी शेप रिकवरी है। उसके वैलिड करते हुए राइटर ने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि जो टू व्हीलर का वगैरह सेल है वो पिछले साल भी नहीं क्या 3 से 6% कम रहा था, और अभी भी 3 से 6% ही कम रहा है। जो लगा था कि नहीं क्या जो यहाँ पे लगा था कि जैसे लगा था कि फेस्टिवल का दौर वगैरह आएगा तब टू व्हीलर मार्केट वगैरह ग्रुप करेगा, बूम करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फेस्टिवल सीजन भी चला गया बट इकोनॉमी की टस की मस नहीं हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। देन दूसरा यहाँ पे वॉलिड आर्गूमेंट देते हैं राइटर कि देखो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत मेजर रोल करता है और यहाँ पे आम जनता को ये ठोकर मारता है। जैसे आपने जैसे सर्विस टैक्स है 18%, ठीक है। सर्विस टैक्स 18% है, अगर आपने किसी कोचिंग की क्लासेस लगाई हो तो आपको सर्विस टैक्स तो 18% देना पड़ेगा ना भाई, उससे कम तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गरीब के लिए उतना ही टैक्स लगा है और अमीर के लिए भी उतना ही टैक्स लगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, लैपटॉप की कीमत है 20,000, ठीक है। और आपको लैपटॉप खरीदने के लिए ना गरीब के पास से भी 20,000 ले जाते हैं और अमीर आदमी के पास से भी यही ले जाते थे, ठीक है। और लास्ट कंक्लूडन पॉइंट में दिया गया था इंडिया जैसे अमेरिका गवर्नमेंट ने इंडिया में कॉरपोरेट सेक्टर बूस्ट होने के लिए जैसा कॉरपोरेट टैक्स लगाया था सर, कॉरपोरेट टैक्स 30% से 25% दिया है, कर दिया है, ताकि कॉरपोरेट यहाँ पे एफडीआई वगैरह जैसा इन्वेस्ट हो सके, देन इकोनॉमी बूम हो सके। बट यहाँ पे कहीं पर भी गरीबों को डायरेक्ट कैश नहीं दिया। अगर डायरेक्ट पैसे देते गवर्नमेंट के मतलब लोगों के पास पैसे आते तो मार्केट में खर्चा करता है, खर्चा करने के बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट होती, जॉब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होने के बाद लोग दूसरे को काम देते, लोग दूसरे को काम करने के बाद इकोनॉमी का पहिया चलने लगता था, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई और ज़्यादा मतलब साइकिल चल जाती थी। अमेरिका में वगैरह क्या हुआ ना कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को चेक्स दिए ताकि लोगों के हाथों में पैसा आ जाए, और डायरेक्ट पैसा आने के कारण वो लोग जैसे पैसा ही से पैसा बनता है ना फ्रेंड्स, तो उसी से साइकिल बन चल सके, ठीक है फ्रेंड्स। और गवर्नमेंट ने इधर क्या किया कि मनरेगा का भी फंड कम कर दिया। और गवर्नमेंट का काम होता है कि जब भी ऐसा फिजिकल मतलब स्लो डाउन वगैरह पर ज़रूरत आती है, परिस्थिति आती है, तो गवर्नमेंट ने इस परिस्थिति को बूस्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल पॉलिसी में वगैरह पैसा स्पेंड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, है कि नहीं। अक्टूबर में अक्टूबर में सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग से 50 लाख लोगों की फ्रेंड्स जॉब चली गई। अभी वो तो इकोनॉमिकली इनसिक्योर हो गए, तो उनके पास तो फूड एंड ऑयल परचेस के लिए भी कुछ नहीं रहा, मतलब उनकी मुश्किल से हालत चल रही है। तो राइटर का कहना है कि इस परिस्थिति को ध्यान में देखते हुए तो भी गवर्नमेंट को अच्छे से स्टेप लेने की ज़रूरत है। दैट्स इट फ्रेंड्स, इतना ही था इस आर्टिकल में। देन ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये तो आखिरी आर्टिकल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये तो आखिरी आर्टिकल था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। हम जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कि अभी नेशनल हेल्थ फैमिली का डाटा डेवलप हुआ, रिलीज़ हुआ है। नेशनल हेल्थ फैमिली का डाटा जो है फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट का जो सेंसर रहता है, ये तो ऑथेंटिक रहता है, सेंसर का भी बहुत ऑथेंटिक डाटा रहता है, जो कोड करने के लिए भी बहुत काम आता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो नेशनल लेवल पर सर्वे कर कर ये डाटा
कलेक्ट किया जाता है। दे फर्टिलिटी के संबंध में होता है, देन फैमिली प्लानिंग के लिए भी के बारे में पता चलता है। इसके बारे में जो ये पहला किया था 1992 एंड 1923 में, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के रेशो के बारे में पता है, मॉनिटरी मोर्टेलिटी रेट स्टेटस के बारे में भी पता चलता है। देन चाइल्ड हेल्थ के स्टेटस के बारे में पता चलता है। देन मैटरनल मोर्टेलिटी मैटरनल रेट मतलब मदर की भी परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर माय साइड्स। मुझसे जो बेस्ट मिल सकता, जिस जो भी निकाल सकता था मैं उस आर्टिकल से, मैंने आपको क्रिप्स मैनर में बताने का प्रयास किया है। और 40 मिनट्स इट्स ओके फ्रेंड्स, आपको पूरा वीकली 40 मिनट्स में कंसा ही मिल रहा है, वो तो बहुत मतलब मेरे ख्याल से इतना टाइम कंज्यूम बहुत अच्छा होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स।